हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू माय चैनल स्टडी यूज़ में आपका स्वागत है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स क्लास 12 बायोलॉजी का बचा हुआ पार्ट। ये पार्ट 2 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा है तो आप अभी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ओपन करें एंड वहाँ पर आपको जो लिंक दिख रहा है उसको ओपन करें। सो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के अपना बचा हुआ पार्ट चैप्टर नंबर 2 का और जल्दी से करते हैं इसे फिनिश। सो आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हमारा फर्स्ट टॉपिक है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस ये डिवाइसेस नहीं है, ये एडेप्टेशंस हैं। ज़्यादातर फ्लावरिंग प्लांट्स हर्मेफ्रोडाइट होते हैं। उनके हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट फ्लावर्स मतलब कि सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से सेक्सेस सेपरेट नहीं होते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन ज़्यादा होता है और ज़्यादा सेल्फ पॉलिनेशन की वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट कुछ डिवाइसेस को डेवलप कर लेते हैं ताकि वो सेल्फ पॉलिनेशन को डिस्करेज करें एंड क्रॉस पॉलिनेशन को इंक्रीज करें। कुछ स्पीसीज़ में पॉलन जल्दी रिलीज़ हो जाता है जब तक स्टिग्मा रिसेप्टिव नहीं हुआ होता है, और कुछ स्पीसीज़ में या तो स्टिग्मा रिसेप्टिव जल्दी हो जाता है, पॉलन रिलीज़ नहीं हुआ होता है। ये एक डिवाइस है। नेक्स्ट डिवाइस होता है या तो एंथर और स्टिग्मा सेम फ्लावर में होते हैं, एज अ हर्मेफ्रोडाइट होते हैं तो सेक्स से सेपरेट नहीं होते हैं, तो उनकी पोजीशन थोड़ी एक दूसरे से दूर दूर होती है ताकि पॉलन स्टिग्मा के कांटेक्ट में नहीं आ पाता है। ये दोनों जो डिवाइसेस हमने पढ़ी, एडेप्टेशंस हमने पढ़ी, ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट करती हैं। अब थर्ड डिवाइस जो है, थर्ड एडेप्टेशन है इनब्रीडिंग डिप्रेशन से प्रिवेंट करने का, वो है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ये एक जेनेटिक मैकेनिज़्म है जो कि सेल्फ पॉलन को मतलब कि किसी फ्लावर का खुद ही पॉलन को वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएगा तो तब वो उसको जर्मिनेशन से रोकेगा। मतलब कि कोई भी फ्लावर का अगर एंथर से उसी फ्लावर में पॉलन रिलीज़ हो रहा है और वो उसी फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है तो उस फ्लावर का स्टिग्मा उस पॉलन को जर्मिनेट नहीं होने देगा, पॉलन जर्मिनेशन को इनहिबिट करेगा। नेक्स्ट डिवाइस है, नेक्स्ट एडेप्टेशन है कि यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स का प्रोडक्शन करना चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन डिस्करेज हो एंड क्रॉस पॉलिनेशन ज़्यादा हो। नेक्स्ट आता है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलिनेशन गारंटी नहीं देता है कि अगर पॉलिनेशन हो गया है तो पॉलन ट्यूब जर्मिनेट होगी ही, फर्टिलाइजेशन होगा ही। पॉलिनेशन होने के बाद जब वो पॉलन स्टिग्मा पर पहुंच जाता है तो ये भी डिपेंड करता है कि वो स्टिग्मा उस पॉलन को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वो राइट टाइप का पॉलन राइट टाइप के स्टिग्मा पर पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। अगर कंपैटिबल पॉलन कंपैटिबल मतलब कि राइट टाइप का पॉलन अगर राइट टाइप के स्टिग्मा पर पहुंचा है तो वहाँ पर पॉलन जर्मिनेशन होगा और पॉलन ट्यूब ग्रोथ होगी। बट अगर ऐसा है कि रॉन्ग टाइप का पॉलन रॉन्ग टाइप के स्टिग्मा पर पहुंच गया है तो वहाँ पर पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा। अब ये स्टिग्मा को कैसे पता चलता है कि ये राइट टाइप का पॉलन है और ये रॉन्ग टाइप का पॉलन है? तो इसके लिए स्टिग्मा पर कुछ केमिकल कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो अगर राइट टाइप का पॉलन राइट टाइप के स्टिग्मा पर पहुंचा है तो वहाँ पर पॉलन जर्मिनेशन होगा। जो कंटेंट होगा पॉलन ग्रेन का वो पॉलन ट्यूब में ग्रो कर जाएगा, वहाँ पर पॉलन जर्मिनेशन होगा और पॉलन ट्यूब ग्रो करेगी। पॉलन ट्यूब ग्रो कैसे करेगी? स्टिग्मा के टिश्यूज़ से पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा, वो स्टाइल से होती ओवरी तक पहुँचेगी। अब हमने पहले इसी चैप्टर के पार्ट 1 वीडियो अगर आपने देखी है तो हमने उसमें पढ़ा था कि 60% एंजियोस्पर्म के जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो 2 सेल स्टेज पर शेड हो जाते हैं। 2 सेल स्टेज मतलब कि जिनमें जनरेटिव सेल एंड वेजिटेटिव सेल होती है, जबकि 40% एंजियोस्पर्म में 3 सेल स्टेज पर पॉलन ग्रेन शेड होते हैं। 3 सेल स्टेज वहाँ पर वेजिटेटिव सेल होती है प्लस जनरेटिव सेल जो होती है वो डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स पहले ही बना लेती हैं।
तो अगर टू सेल कंडीशन वाला पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है तो वहाँ पर पॉलन ट्यूब ग्रोथ होगी, और जब तक पॉलन ट्यूब की ग्रोथ होगी तब तक वो जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमेट्स बना लेगी। लेकिन अगर 3 सेल कंडीशन वाला पॉलन ग्रेन जर्मिनेट हो रहा है तो वहाँ पर बिगनिंग से ही पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेट्स कैरी करेगी। तो ये जो इवेंट्स हमने पढ़े कि पॉलन स्टिग्मा पर डिपॉजिट हुआ, राइट टाइप का पॉलन था, रॉन्ग टाइप का पॉलन था, स्टिग्मा ने ये कैसे पता करा कि राइट टाइप का पॉलन है, ये रॉन्ग टाइप का पॉलन है, उसके बाद पॉलन ट्यूब ग्रो हुई, उसके बाद जनरेटिव सेल, अगर 2 सेल कंडीशन वाला पॉलन ग्रेन था तो वहाँ पर जनरेटिव सेल ने डिवीज़न करके 2 मेल गैमेट्स बनाए। अगर 3 सेल स्टेज वाला पॉलन ग्रेन था तब वहाँ पर डिवीज़न नहीं हुआ। तो ये सारे जो इवेंट्स हमने पढ़े, ये सारे इवेंट्स कहलाते हैं एक साथ पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की। ये एक मेजर अप्रोच है क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम के लिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम अपने मनपसंद का फ्रूट्स बनाते हैं, मतलब कि अपने मनपसंद के डिज़ायर्ड पॉलन को हम जर्मिनेट कराते हैं स्टिग्मा पर। तो इसमें हम करते क्या हैं, इस एक्सपेरिमेंट में हम डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स का इस्तेमाल करते हैं पॉलिनेशन के लिए, लेकिन हम पहले स्टिग्मा को प्रोटेक्ट करते हैं कंटामिनेशन से। कंटामिनेशन मतलब अनवांटेड पॉलन ग्रेन से, ताकि जो बाकी के पॉलन ग्रेन हैं वो स्टिग्मा पर ना आए। तो हम इसके लिए उसमें कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि इमैस्कुलेशन एंड बैगनिंग। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस एक्सपेरिमेंट को कि हम ये एक्सपेरिमेंट करते कैसे हैं। तो सबसे पहले हम एक फ्लावर लेंगे। अगर वो फ्लावर बाइसेक्शुअल है तो हम उसमें से एंथर को रिमूव करेंगे फॉरसेप्स की मदद से, और ये टेक्निक कहलाती है इमैस्कुलेशन। हाँ, बट अगर आपने फीमेल फ्लावर लिया है, इट मीन्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर लिया है, तो वहाँ पर इमैस्कुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो जो इमैस्कुलेटेड फ्लावर है जिसमें से हम एंथर को रिमूव कर चुके हैं, उसको हम एक सूटेबल साइज़ के बैग से कवर करेंगे। अब ये बैग वो स्कूल बैग वाला बैग नहीं, ये वो बैग होता है जो कि बटर पेपर का बना हुआ होता है, और इसे हम स्टिग्मा को कवर करते हैं ताकि स्टिग्मा पर अनवांटेड पॉलन ग्रेन्स डिपॉजिट ना हो। ये टेक्निक कहलाती है बैगिंग। तो अब हमने बैगिंग कर दी है फ्लावर की। अब जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तब हम अपने डिज़ायर्ड पॉलन्स को लेंगे और रीबैगिंग करके उस पर डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन्स डालेंगे स्टिग्मा पर, ताकि जो फ्रूट्स हम चाहते हैं अपने डिज़ायर्ड पॉलन ग्रेन का वही डेवलप हो, उसके बाद वही फ्लावर डेवलप होगा। तो ये था हमारा आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। अब जो पॉलन ट्यूब ग्रो हुई है वो 2 मेल गैमेट्स कैरी करके सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में जाएगी। एक मेल गैमेट जो होगा वो सिनर्जिड के पीछे जो एक्स सेल प्रेजेंट होती है उसमें जाके उसके न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होकर सिनगैमी करेगी। सिनगैमी प्रोसेस करके डिप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन करेगी, और वो डिप्लॉइड सेल कहलाता है ज़ाइगोट। मतलब कि जो पॉलन ट्यूब थी जो 2 मेल गैमेट्स कैरी कर रही थी, वो पॉलन ट्यूब सिनर्जिड में गई। सिनर्जिड से उसमें एक मेल गैमेट एक्स सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होकर ज़ाइगोट बनाया। अब जो दूसरा मेल गैमेट है वो जो सेंट्रल सेल में जो 2 पोलर न्यूक्लियाई थे उनके साथ जाके फ्यूज़न करेगी, और ये फ्यूज़न होगा ट्रिपल फ्यूज़न और बनाएगी ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या बनाएगी? ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब क्योंकि यहाँ पर 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूज़न हो रहा है तो इस वजह से हमने इसे कहा है ट्रिपल फ्यूज़न। तो क्या हुआ, पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमेट्स लेकर आई थी। एक मेल गैमेट एक्स सेल के न्यूक्लियस के साथ फ्यूज़ होकर ज़ाइगोट बनाया, और दूसरे मेल गैमेट ने पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़न करके ट्रिपल फ्यूज़न करके ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाया। तो अब यहाँ पर सिनगैमी भी हो रही है और ट्रिपल फ्यूज़न भी हो रहा है। तो यहाँ पर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक एम्ब्रियो सेक में, तो जिसकी वजह से हम इस फिनोमेना को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, जो कि एक यूनिक इवेंट होता है फ्लावरिंग प्लांट्स में। फ्लावरिंग प्लांट्स बोले तो एंजियोस्पर्म्स में।
अब ट्रिपल फ्यूज़न के बाद वो जो सेंट्रल सेल है वो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बन जाएगी और डेवलप हो जाएगी एंडोस्पर्म में, जब तक ज़ाइगोट डेवलप होता है एम्ब्रियो में। तो यहाँ पर ये जो एंडोस्पर्म है इसका काम क्या है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। अब जब ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी तो इसका एम्ब्रियो से पहले डेवलप होना ज़रूरी है, तो एंडोस्पर्म एम्ब्रियो से पहले बनता है। अब हम बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन के स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स की। अब जब फर्टिलाइजेशन के बाद के क्या क्या इवेंट्स होंगे अगर हम वो देखें, तो जो ओव्यूल होगा वो सीड में मैच्योर हो जाएगा, ओवरी फ्रूट में मैच्योर हो जाएगी, और इन टर्म्स को हम कलेक्टिवली कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। सबसे पहले हम एंडोस्पर्म को देखते हैं। एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट होगा वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट से पहले होगा। क्यों? क्योंकि एंडोस्पर्म ही तो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा। अगर एम्ब्रियो ही पहले डेवलप हो गया और एंडोस्पर्म बाद में डेवलप हो रहा है तो इतने में तो जो हमारा एम्ब्रियो डेवलप हुआ वो तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा। तो ये जो सेल्स होते हैं ना एंडोस्पर्म टिश्यू के जो सेल्स होते हैं वो रिजर्व फूड मटेरियल से फिल्ड होते हैं और वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देते हैं। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियर डिवीज़न करके फ्री न्यूक्लियाई बनाते हैं और इस स्टेज को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। अब फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म के बाद उनमें सेल वॉल फॉर्मेशन होने लग जाता है, तो ये एंडोस्पर्म सेलुलार बन जाता है। पहले जो PEN थी उसने न्यूक्लियर डिवीज़न करके फ्री न्यूक्लियाई बनाए, तो वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म हो गया। उसके बाद सेल वॉल फॉर्मेशन हुआ तो वो सेलुलार बन गया। जैसे अगर मैं कोकोनट की बात करूँ तो अगर नारियल देखा हुआ आपने, तो नारियल के अंदर वाटर होता है और एक वाइट कैनाल सा पार्ट होता है। जो उसके अंदर का वाटर होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, जो कि थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई से बना हुआ होता है, जबकि जो सराउंडिंग का वाइट कैनाल पार्ट होता है वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। अब ये जो एंडोस्पर्म होता है ये डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। तो जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट कर रहा होता है, मतलब कि अपने एम्ब्रियोनिक पीरियड में, अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, वो एम्ब्रियो या तो एंडोस्पर्म को कम्प्लीटली कंज्यूम कर लेता है, जैसे कि पी, ग्राउंडनट और बीन्स में होता है सीड मैचुरेशन से पहले ही, या फिर वो सीड मैचुरेशन के लिए या फिर सीड जर्मिनेशन के लिए थोड़ा सा एंडोस्पर्म बचा के रखता है, ताकि वो अपने सीड जर्मिनेशन के टाइम पर उस एंडोस्पर्म का इस्तेमाल कर सके, जैसे कि कैस्टर और कोकोनट में होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जो होता है वो एम्ब्रियो सेक के माइक्रोपाइलर एंड पर डेवलप होता है, जहाँ पर ज़ाइगोट होता है हमारा, क्योंकि ज़ाइगोट के पास ही तो होना चाहिए एंडोस्पर्म, क्योंकि एंडोस्पर्म ही तो ज़ाइगोट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है। जो अर्ली स्टेजेस होते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के, जिनको हम एम्ब्रियोजेनिक कहते हैं, वो मोनोकोटिलेडन्स और डाइकोटिलेडन्स दोनों में सिमिलर होते हैं। ज़ाइगोट जो होता है वो एम्ब्रियो कैसे बनता है, मैच्योर एम्ब्रियो बनने में उसके कई सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे कि पहले वो प्रो एम्ब्रियो बनेगा, उसके बाद उसका ग्लोबुलर शेप आएगा, उसके बाद हार्ट शेप बनेगा, एंड देन मैच्योर एम्ब्रियो, जैसे कि आपको फिगर 2.13 में दिखाया हुआ है। अगर आपने NCERT ओपन की है तो प्लीज़ पेज नंबर 34 ओपन कीजिए, वहाँ पर आपको फिगर 2.13 में दिखाया हुआ है। एक टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो की बात करें तो टिपिकल डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो कंसिस्ट करता है एक एम्ब्रियोनिकल एक्सिस और 2 कोटिलेडन्स होते हैं। अब 2 कोटिलेडन्स हैं तभी तो हम उसे डाइकोटिलेडनस एम्ब्रियो बुलाते हैं। 2 कोटिलेडन्स होते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर का जो लेवल होता है, कोटिलेडन से ऊपर का पोर्शन, वो एपिकोटाइल कहलाता है, जो कि टर्मिनेट करता है प्लूम्यूल जिसको हम स्टेम टिप भी बोलते हैं। जबकि जो सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है कोटिलेडन से नीचे का पोर्शन, वो हाइपोकोटाइल कहलाता है, जो कि लोअर एंड पर टर्मिनेट करता है, जहाँ पर रेडिकल एंड रूट टिप होता है। रूट टिप जो होती है वो रूट कैप से कवर्ड होती है। अब अगर हम मोनोकोटिलेडन्स के एम्ब्रियो की बात करें तो जो मोनोकोटिलेडनस एम्ब्रियो होता है उसमें सिंगल कोटिलेडन होता है, जिसको हम स्क्यूटेलम बोलते हैं। ग्रास फैमिली में उस कोटिलेडन को स्क्यूटेलम कहा जाता है, जो कि एक साइड पर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सिस के। लोअर एंड पर रेडिकल प्रेजेंट होता है, जो कि कवर्ड होता है रूट कैप से।
रूट कैप इनक्लोज करता है एक अनडिफरेंशिएटेड शीट को जिसको हम कोलियोराइजा बोलते हैं। एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर का पोर्शन, स्क्यूटेलम से ऊपर का पोर्शन एपिकोटाइल कहलाता है। एपिकोटाइल में शूट एपेक्स होता है और कुछ लीफ प्राइमोर्डिया भी होते हैं जो कि इनक्लोज करते हैं एक खाली फोलिया स्ट्रक्चर को जिसको हम कोलियोप्टाइल बोलते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा सीड। सीड जो होता है वो फाइनल प्रोडक्ट होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। एक टिपिकल सीड में क्या क्या चीज़ें होती हैं? सीड कोट होते हैं, कॉटिलेडन होते हैं और एक एम्ब्रियो एक्सिस होती है। जो कॉटिलेडन्स होते हैं एम्ब्रियो के वो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं, थिक होते हैं, फूले हुए होते हैं। फूले हुए क्यों होते हैं? क्योंकि उनमें फूड रिजर्व होता है। अब जो मैच्योर सीड्स होते हैं वो नॉन एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं और एल्ब्यूमिनस भी हो सकते हैं। अब ये नॉन एल्ब्यूमिनस और एल्ब्यूमिनस सीड्स क्या हैं? नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स वो सीड्स होते हैं जहाँ पर एंडोस्पर्म कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया जाता है डेवलपिंग एम्ब्रियो द्वारा उसके डेवलपिंग पीरियड में, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड में, जैसे कि पी, ग्राउंडनट। वहीं एल्ब्यूमिनस सीड वो सीड होते हैं जिसमें कुछ पार्ट एंडोस्पर्म का बचा रहता है, एम्ब्रियो उसको कम्प्लीटली यूज़ नहीं करता है अपनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में, वो उसको सीड जर्मिनेशन के लिए कुछ पार्ट बचा रहता है, जैसे कि वीट, मेज़, बैले, कस्टर्ड में होता है। कुछ सीड जैसे कि ब्लैक पेपर एंड बीट में न्यूसेलस भी परसिस्टेंट होता है, उस परसिस्टेंट न्यूसेलस को हम पेरिस्पर्म बोलते हैं। सीड कोट जो होती है वो एक टफ प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है सीड की। सीड कोट में एक स्मॉल पोर होता है, माइक्रोपाइल। ये फैसिलिटेट करता है ऑक्सीजन और वाटर की एंट्री सीड में जर्मिनेशन के दौरान। और जब सीड मैच्योर हो जाता है इसका वाटर कंटेंट घटने लगता है और सीड ड्राई हो जाता है। लगभग 10 to 15% मॉइस्चर रहता है मास के द्वारा अगर हम देखें तो। के बाद एम्ब्रियो जो होता है वो एंटर कर सकता है एक इनएक्टिविटी स्टेट में जिसको हम डोरमेंसी बोलते हैं, या फिर अगर उसे फेवरेबल कंडीशंस मिल जाती हैं जैसे कि एडिक्वेट मॉइस्चर मिलता है, ऑक्सीजन और सूटेबल टेम्परेचर अवेलेबल होता है तो वो जर्मिनेट कर जाता है। अब ओव्यूल जो होते हैं वो सीड्स में डेवलप होते हैं और ओवरी फ्रूट में डेवलप होते हैं। जो वॉल होती है ओवरी की वो फ्रूट की वॉल में डेवलप होती हैं जिसको हम पेरिकार्प बोलते हैं। फ्रूट जो होता है वो फ्लैशी भी हो सकता है जैसे कि गुआवा, ऑरेंज और मैंगो में होता है, और वो सूखा भी, ड्राई भी हो सकता है जैसे कि ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड में होता है। ज़्यादातर प्लांट्स में क्या होता है, जो फ्रूट होता है वो ओवरी से डेवलप होता है। बाकी के जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज़ में जैसे कि एप्पल और स्ट्रॉबेरी में और कैश्यू में, इनमें क्या होता है, इनमें ओवरी तो डेवलप हो ही रही है फ्रूट में, साथ ही साथ थैलेमस का भी कुछ कंट्रीब्यूशन होता है फ्रूट फॉर्मेशन में। तो ऐसे फ्रूट कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट्स, जिसमें फॉल्स फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जिसमें ओवरी तो फ्रूट में डेवलप हो ही रही है, साथ में कुछ अदर फ्लोरल पार्ट्स भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रूट फॉर्मेशन में। और बाकी के फ्रूट्स जिनमें जो कि सिर्फ ओवरी से ही डेवलप होते हैं वो फ्रूट्स कहलाते हैं ट्रू फ्रूट्स। कुछ स्पीसीज़ में क्या होता है, कुछ स्पीसीज़ में फ्रूट्स बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाते हैं। ऐसे फ्रूट्स को जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो रहे हैं वो फ्रूट्स कहलाते हैं पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। बनाना इसका एक ऐसा ही अच्छा एग्जाम्पल है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स वो फ्रूट्स थे जो कि बिना फर्टिलाइजेशन के लिए डेवलप हो रहे थे, बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो गए थे, जैसे कि बनाना। ल्यूपाइनस आर्क्टिकस, इस सीड की डोरमेंसी 10,000 ईयर्स की होती है, और वहीं डेट पाम सीड की जो वैलिडिटी पीरियड होता है वो 2000 ईयर का होता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और आज की वीडियो का। तो हम बात करते हैं एपोमिक्सिस क्या होता है। एस्टेरेशियाई और ग्रासेस फैमिली की कुछ स्पीसीज़ इवॉल्व हुई है स्पेशल मैकेनिज़्म के साथ कि वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही सीड प्रोड्यूस कर लेती हैं, और इसी को ही हम एपोमिक्सिस बोलते हैं। एपोमिक्सिस एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल उतारता है।
कुछ स्पीसीज़ में जो डिप्लॉयड एग सेल होती है वो बिना ही रिडक्शन डिवीज़न करे डेवलप हो जाती है एम्ब्रियो में बिना फर्टिलाइजेशन के, मतलब कि बिना ही फर्टिलाइजेशन के वहाँ पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। वहीं अगर मैं सिट्रस और मैंगो की डिफरेंट वैराइटीज़ की बात करूं तो उनमें क्या होता है, कुछ न्यूसेलर सेल्स जो कि स्टार्टिंग में एम्ब्रियो सैक में प्रेजेंट होते हैं, वो स्टार्टिंग में ही डिवाइड कर जाते हैं और एम्ब्रियो सैक को डिवाइड कर लेते हैं और एक ही ओव्यूल में कई सारे एम्ब्रियोस बन जाते हैं। तो एक सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का अकरेंस वो कहलाता है पॉली एम्ब्रियोनी, मतलब कि एक से ज़्यादा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। सो यहीं पर ही मैं चैप्टर को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू। थैंक यू।